हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने अब तक जितने भी ऑफलाइन पेपर हो चुके हैं आपके सारे के सारे, कल मैंने रात में सारी पीडीएफ पेपर की, चाहे वो फर्स्ट पेपर की हो चाहे सेकंड पेपर की हो, ठीक है, अपलोड कर दी है। बाकी जितने भी नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। क्लास की जो पीडीएफ होती है, प्रैक्टिस शीट होती है, वो सारी अपलोड कर दी गई कल रात, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि उनमें आंसर तो नहीं दे रखे हैं फ़िलहाल, केवल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आंसर आप लोगों को उसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए कि आंसर भी आपको चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। और कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक खेल क्रिया के दौरान या प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन क्या दर्शाता है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखो, एक क्रिया के दौरान क्या हुआ, खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर आपको ये देखना है। ये एक क्वेश्चन आपका हर बार एक नंबर का क्वेश्चन हर बार आउट है, लैंगिक यानी कि जेंडर वाइज से। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, यदि किसी भी क्वेश्चन में लड़के की तारीफ़ की जा रही है, या किसी भी क्वेश्चन में लड़की की तारीफ़ की जा रही है, किसी भी क्वेश्चन में लड़के की बुराई की जा रही है, किसी भी क्वेश्चन में लड़के की बुराई की जा रही है, ठीक, या किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि लड़के जो हैं मैथ ले सकते हैं, गणित ले सकते हैं, बाहर का काम करते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं, जबकि लड़कियाँ बीए करेंगी, मैथ नहीं लेंगी, घर का चूल्हा चक्का करेंगी। जब भी आपको इस तरीके से ऑप्शन में दिखे, आप समझ जाना ये जेंडर वाइज से क्वेश्चन की बात कर रहा है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, और हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। तो हमसे यही कह रहा है कि लड़कियों की तरह मत रहो, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आउट है। एक प्रगतिशील कक्षा से एक क्वेश्चन आपका हर बार आउट है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है आपको बताना है। कहता है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी अकादमिक या एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप प्रगतिशील कक्षा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग ऑप्शन को काटना सीख जाइए, जिससे कि आप लोग अपने ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब ऑप्शन को काटना शुरू करता हूँ नीचे से। कहता है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। स्टार्टिंग से ही बताता हुआ आ रहा हूँ, टैग बटा कि बच्चों नोट करते रहो आप लोग कि किसी भी बच्चे के बीच में गला काट प्रतियोगिता नहीं चलेगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता होता है। इस ऑप्शन को आप काट सकते हैं यहाँ से। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला, जिससे कि लचीला होगा तो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, अटल होगा तो सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका यहाँ से। फिर कहता है कि विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। बच्चों को ग्रुप में नहीं बांटना है, नंबरों के आधार पर नहीं बांटना है। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी बच्चे के बारे में बुराई नहीं चलेगी। इस ऑप्शन को यहाँ से काट सकते हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए, मुझे आंसर नहीं पता था, फिर भी मैं ऑप्शन काट कर अपने आंसर तक पहुँच गया, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, बच्चों को यानी कि बच्चों को मौके दिए जाते हैं। बच्चा वहाँ पर क्या है, कर सीखता है, पर्याप्त मौके प्रदान किए जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर कर आई है बेटा। एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को समग्र विकास करना है, ठीक है। और प्रगतिशील शिक्षा पद्धति को विकसित करने का श्रेय मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है बेटा, जॉन डीवी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा या के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास चरण को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किसी भी कार्य को इसलिए करना कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की बेटा कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, जिनको 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है।
3 दूनी 6 अवस्थाएं बन जाती हैं। ठीक है। प्रथा पूर्व अवस्था ये आपकी पहली अवस्था होती है, यानी कि पूर्व नैतिक अवस्था जिसमें नैतिकता नहीं पाई जाती। ठीक। दूसरी अवस्था होती है प्रथागत या परंपरागत अवस्था, इसमें नैतिकता पाई जाती है। तीसरी होती है उत्तर परंपरागत। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं हुई, ये जीन पियाजे से रिलेटेड है। ठीक है। अब हमारी 3 अवस्थाएं, हमसे कह रहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास चरण को दर्शाता है। तो ये आपका आएगा दूसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में आएगा बेटा? दूसरी अवस्था में। ठीक, दूसरी अवस्था में आएगा। अब देखते हैं दूसरी अवस्था में क्या क्या आएगा। एक तरफ हम लेते हैं बेटा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अवस्था, या अभिविन्यास भी लिख सकते हैं, यानी कि शर्मा जी के जैसा बनो। दूसरी तरफ बेटा होता है आपका कानून एवं व्यवस्था अवस्था। अवस्था इसमें आ जाता है आत्मनिर्भरता, यानी कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा। अब आप एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। ये आपकी दूसरी अवस्था है जिसे हम परंपरागत या प्रथागत अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्रथागत अवस्था कहते हैं। ठीक। एक तरफ आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। ठीक। जबकि दूसरी अवस्था इसकी होती है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, जिसमें आत्मनिर्भरता आती है। बच्चा कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। इस दुविधा में बच्चा क्या हो जाता है? नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि पापा की बात मानूं या अपना निर्णय खुद लूं। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कड़ा का ही भाग होता है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि पिताजी ने देखा कि लड़का शर्मा जी के बेटा जैसा बनो, शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, बार बार ये कहते रहते हैं। अब अचानक क्या हुआ कि शर्मा जी का बेटा बहुत बड़ी नकल करते हुए या ड्रग्स में पकड़ा गया। ठीक। अब पापा जैसे ही सब घर के सामने आते हैं, अब वो ये बोल ही नहीं सकते कि शर्मा जी के बेटा जैसा बनो। तो दूसरी स्टेज लागू हो जाती है यहाँ पे कानून एवं व्यवस्था अवस्था आत्मनिर्भरता, यानी कि बच्चा कहता है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति देते हैं। दूसरे यानी कि पहला ये वाला आ जाएगा। पापा कहते हैं दूसरे स्वीकृति देते हैं ना कि बेटा शर्मा जी के बेटा जैसा बनो, तो इसमें उप अवस्थाएं नहीं दे रखी हैं, वरना हम क्या लगाते हैं यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास लगा देते हैं। लेकिन हमसे इसमें उप अवस्था नहीं दे रखी है, अवस्था दे रखी है जिसमें हमारा प्रथागत अवस्था आ जाएगा। और प्रथागत अवस्था के अंतर्गत ही ये दोनों चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका आ जाता है चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन करना है बेटा अच्छे तरीके से। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मनुष्य क्या होता है। मनुष्य सामाजिकरण के बारे में मैंने बताया था कि प्राथमिक कारक, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्राथमिक कारक कौन होता है आपका? परिवार। और मैंने आपको ये भी बताया था कि परिवार के साथ प्लस जो भी जुड़ा होगा वो किस में आएगा? आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा होता है द्वितीयक कारक। दूसरा होता है आपका द्वितीयक कारक,
जिसमें आपका स्कूल आ जाता है। अब मैंने पहले ये भी बताया था कि स्कूल शब्द के साथ जो भी यहाँ पे शब्द जुड़ा होगा वो द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मैंने सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार प्राथमिक कारक होता है और द्वितीय कारक स्कूल होता है। अब हमसे कहता है कि समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं। समकक्षी यानी कि स्कूल, और स्कूल कैसा कारण है मैंने भी बताया, द्वितीय कारण है। ये ऑप्शन कट गया। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, ये तो गलत है। परिवार प्राथमिक कारक है ना, यहाँ से गलत हो गया। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, बिल्कुल विद्यालय दूसरा कारक होता है। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? कहता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारण करती है। देखो, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत क्या बताता है, हमें ये समझना चाहिए। बुद्धिमत्ता यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत आपका किसने दिया? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये दिया है आपका हार्वर्ड गार्डनर, और हार्वर्ड गार्डनर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लेक्चर में कराया था। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक, तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर कैसा होता है? बहुकारकीय होता है। यहाँ से भी पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। एक रूपी नहीं होता है, बहुकारकीय होता है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से कैसी होती है? जुड़ी भी नहीं होती है, स्वतंत्र होती है। कैसी होती है बेटा? स्वतंत्र होती है। गार्डनर ने कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धि दी, जो आपस में क्या है? जुड़ी भी नहीं है, स्वतंत्र है। एक दूसरे से कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक, कौन कौन सी बुद्धि मैं बता चुका हूँ। भाषाई बुद्धि थी आपकी, तार्किक गणितीय बुद्धि थी, स्थानिक बुद्धि थी, शारीरिक गतिक बुद्धि थी, एक्सेट्रा। काफ़ी लंबा हो जाएगा इस तरीके से समझाने में। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब हमसे क्या कहता है कि बुद्धिमत्ता की जो विभिन्नता होती हैं दशाओं पर जोर देता है। पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें या नीचे से स्टार्ट करें कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सभी बुद्धिमत्ताएं अलग अलग होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल शब्द आ गया और ही शब्द आ गया, यहाँ से कट गया। टैगवर्ड मैंने आप लोगों को बताए थे कि टैगवर्ड आप लोग नोट करके चलेंगे। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसी तरीके से तो जैसे किसी में भाषाई बुद्धि पाई जाती है, किसी में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, तो विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, यानी कि दशाएं का मतलब होता है कि बुद्धि बहुआयामी होती है, एक कारकीय नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे।